2023 में अगर हम लोग एक नॉर्मल ऑनर्स लेकर के बीएससी करते हैं तो ये डिसीजन सही है या गलत? जो लोग मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर में डिग्री कर रहे हैं, हम लोग कहीं उनसे पीछे तो नहीं रह जाएंगे? बीएससी के बाद हम लोग के पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या उसके बारे में हम लोग को आइडिया है? If you want to clear all these doubts, then you are in the right video. So hello students, welcome to Math by PMS and let's discuss these points in a broad way. जो लोग 12th में साइंस लेते हैं ना, उन लोगों का मैक्सिमम अट्रैक्शन मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर की तरफ रहता है। और जो लोग बीएससी विथ ऑनर्स करते हैं सिंपली, वो लोग सोचते हैं कि उन लोगों के पास ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। अकॉर्डिंग टू 2023 सिनेरियो, आज के टाइम में मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से ज़्यादा स्कोप रहता है बीएससी विथ ऑनर्स वालों के पास। उन लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप सिंपल बीएससी करते हैं, देन बीएससी कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस रहता है, इस चार्ट से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके अगर बीएससी के बाद आप लोग डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं, देन यू विल गो थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ये सब एग्जाम के बारे में आप लोग सुने होंगे। लेटर इन दिस वीडियो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और जो लोग कॉम्पिटिटिव के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। देन अगर आप टीचरशिप लाइन पे जाना चाहते हैं, देन बीएससी के बाद बीईडी कीजिए। बीएड करने के बाद आप लोग टीचर बन जाते हैं, ठीक है। सो बीएससी बीएड के बाद आप लोग एक टीचर ऑप्शंस रहता है। अगर आप लोग थोड़ा हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, देन बीएससी के बाद आप लोग एमएससी कीजिए, मास्टर ऑफ साइंस। ओके बीएससी मीन्स बैचलर ऑफ साइंस, एमएससी मीन्स मास्टर ऑफ साइंस। अब मास्टर ऑफ साइंस करने के बाद फिर आप लोगों के पास ऑप्शंस रहता है। एमएससी करने के बाद आप लोग नेट जेआरएफ एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करेंगे। नेट क्वालिफाई करेंगे तो लेक्चरशिप के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप लोग पीएचडी कर सकते हैं। जेआरएफ करने के बाद पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके अगेन एमएससी के बाद आप लोग एमफिल और पीएचडी भी कर सकते हैं विदाउट नेट जेआरएफ। एक इंस्टीट्यूट है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च करके, वहाँ पे सेपरेट टेस्ट और इंटरव्यू होता है। आप लोग अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किए हैं, तब भी आप एमफिल पीएचडी कर सकते हैं। एमएससी के बाद एक और ऑप्शन है गेट एग्ज़ाम। अगर एमएससी के बाद आप लोग गेट एग्ज़ाम देते हैं, देन आप लोग पीएसयू में रिक्रूटमेंट हो सकता है, जैसे गेल, बेल, एनटीपीसी हो गया। इस सब के बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। गेट एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोग एमएससी के बाद फिर बीएड कर सकते हैं। एमएससी के बाद बीएड करने से फिर आप टीचर बन जाएंगे। बीएससी के बाद अगर आप लोग बीएड करते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर टीजीटी टीचर्स। एंड एमएससी के बाद बीएड करते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर पीजीटी टीचर्स। टीजीटी मीन्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड पीजीटी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। एक लाइन है दैट इज हायर द क्वालिफिकेशन यू विल गेट लेस कंपटीशन। मगर जितना ज़्यादा आप लोगों का क्वालिफिकेशन होगा, उतना कंपटीशन कम होगा। मैक्सिमम क्या करेंगे, बीएससी के बाद बीएड करेंगे टीचरशिप जाने के लिए। अगर आप बीएससी के बाद एमएससी करके बीएड करते हैं, तो आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि कम जन होते हैं जो बीएससी, एमएससी और बीएड किए होंगे। ओके सो अभी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जो लोग बीएससी के बाद कॉम्पिटिटिव करना चाहते हैं, इट्स गुड कि आप लोग बीएससी के फर्स्ट ईयर में से ही लग जाइए कॉम्पिटिटिव की तैयारी में। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है, उसका सिलेबस निकालिए और उस पर आप लोग थोड़ा लग जाइए, क्योंकि बीएससी खत्म होने के बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो इट विल बी लेट। सो अगर बीएससी के फर्स्ट ईयर में ही आप लग जाएंगे, तो बीएससी खत्म होते होते आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम इज यूपीएससी। यूपीएससी तो आप लोग मुझसे बहुत जन सुने होंगे, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके थ्रू में आप लोग आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और भी बहुत सारे ऑप्शन से आप लोग कर सकते हैं। तो यूपीएससी के ये कि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें से आप बहुत सारे ग्रुप ए ग्रुप बी पब्लिक सर्विस में जा सकते हैं। तो अगर आपका यूपीएससी एम है, तो भी आप लोग थोड़ा पहले से ही लग जाइए, क्योंकि ये थोड़ा टॉप एग्ज़ाम रहता है, ठीक है। सो इसकी जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, उसको बोलते हैं स्टेट पीसीएस। डिफरेंट स्टेट में ये एक स्टेट लेवल एग्जाम होता है। सो स्टेट वाइज कंडक्ट होता है ये एग्जाम। जैसे कि अगर आप लोग ओडिशा का ले लेंगे, देन ओएएस हो गया, ओपीएस हो गया, ओडिशा फॉरेस्ट सर्विस हो गया, ठीक है, ओडिशा रेवेन्यू सर्विस हो गया। सपोज आप लोग बिहार ले लेंगे तो बीएफएस हो जाएगा, बिहार फॉरेस्ट सर्विस हो जाएगा, बिहार रेवेन्यू सर्विस हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये स्टेट वाइज होता है, हर स्टेट में कंडक्ट होता है, स्टेट वाइज एग्जाम होता है, ठीक है। और उसी स्टेट में आप लोग पब्लिक सर्विस में रिक्रूट हो सकते हैं।
सो अगर आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं ना, देन यू हैव दिस टू प्लेटफॉर्म, वन इज स्टेट PCS एंड अनदर वन इज EPSC। इस दोनों के थ्रू आप लोग सिविल सर्विस में जा सकते हैं। एक और जो मोस्ट पॉपुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो बैंकिंग। बहुत जन का रहता है कि नहीं हमको बैंकिंग करना है, बैंकिंग करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग बैंकिंग करना चाहते हैं तो बैंकिंग, बैंक PO, बैंक क्लर्क दोनों के लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं अगर आप BSc कर लिए। ये एक ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम होता है, 12 के बाद आप लोग बैंकिंग नहीं कर सकते हैं, आप लोग BSc के बाद ही बैंकिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही आपको करना है जॉब, देन उसके लिए अलग नोटिफिकेशन आता है। स्टेट बैंक अपना खुद का नोटिफिकेशन निकलता है SBI PO और SBI क्लर्क के लिए। और जो IBPS एग्ज़ाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, वो बाकी सारे बैंक के लिए है, ठीक है। SBI के लिए अलग एग्ज़ाम होता है और बाकी सारे बैंक के लिए कॉमन एग्ज़ाम होता है, वो होता है IBPS। नेक्स्ट मूव टू देन SSC। सो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 2 लेवल का एग्ज़ाम होता है। एक 12th लेवल मीन्स 12 करने के बाद आप लोग SSC CHSL के लिए एलिजिबल होते हैं। उसमें आप लोग पोस्टल, क्लरिकल जॉब ये सब कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट लेवल हो गए, मतलब अगर आप BSc कर चुके हैं, देन आप लोग SSC CGL के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं तब भी आप CHSL के लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है। सो इसके थ्रू में आप लोग ग्रुप B लेवल का पोस्ट सब अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, इस सब के लिए। SSC के अलावा एक स्टेट का भी स्टाफ सिलेक्शन रहता है, उसके थ्रू भी आप लोग ग्रुप C, ग्रुप D पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसमें भी बहुत सारा वैकेंसी सब निकलता है, उसको भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू हैव ए ड्रीम टू सर्व द कंट्री, देन BSc के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन है CDS, डिफेंस सर्विस में जाने के लिए। ओके, सो CDS मीन्स कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस। और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्व कर सकते हैं। जैसे 12 के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन था NDA, डिफेंस सर्विस में जाने के लिए, वैसे ही BSc के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन है CDS। वैसे 12 के बाद और भी क्या क्या ऑप्शंस है उसके लिए एक डिटेल वीडियो हम लोग ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप BSc किए हैं तो आप लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप BCom या फिर BA कर रहे हैं, मतलब अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप लोग नेवी और एयरफोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप सिर्फ आर्मी के लिए ही एलिजिबल हैं। इसके अलावा एयरफोर्स के लिए एक और अलग से भी एग्ज़ाम निकलता है, जो कि है एपकेट। इस एग्ज़ाम के थ्रू भी आप लोग एयरफोर्स में सर्व कर सकते हैं BSc के बाद। इसके अलावा आप लोग ग्रेजुएशन के बाद रेलवे में भी अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे में भी 2 लेवल का एग्ज़ाम होता है, एक 12th लेवल और एक ग्रेजुएट लेवल। 12th लेवल में आप लोग ग्रुप D एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, और ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोग ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम सब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे साइंटिस्ट हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया। इसरो में से साइंटिस्ट में बहुत सारा वैकेंसी सब निकलता है। फिजिक्स और मैथ ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे बहुत सारा स्कोप रहता है। लैब असिस्टेंट और बायोकेमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा स्कोप रहता है यहाँ पे। इसके अलावा पुलिस, पैरामिलिट्री, ये सब के लिए भी रिक्वायरमेंट निकलता है, तो आप लोग इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को BSc के बाद एजुकेशन लाइन पे जाना है, मतलब टीचरशिप करना है, देन BSc के बाद आप लोग का एक बेस्ट ऑप्शन रहता है B.Ed करना। BSc B.Ed करने के बाद आप लोग TGT टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसके बाद आप लोग KVS, NVS मतलब केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, OAVS, RST, SCSC डेवलपमेंट स्कूल, ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज निकलते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, खास करके गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। BSc B.Ed करने के बाद आप लोग टीचर बन सकते हैं। अगर आप लोगों को हायर एजुकेशन में जाना है, जैसे कि अगर आप लोगों को लेक्चरशिप करना है, देन BSc के बाद आप लोगों को मास्टर डिग्री करना पड़ेगा। सो अगर आप लोगों को हायर एजुकेशन में जाना है तो आप BSc के बाद MSc कर सकते हैं। लेक्चरशिप के लिए MSc के बाद आप लोगों को नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेट क्वालिफाई करने के बाद आप लेक्चर बन जाएंगे, लेक्चर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और JRF क्वालिफाई करने के बाद आप लोग PhD कर सकते हैं। ओके, PhD मतलब डॉक्टरेट डिग्री। सो लेक्चरशिप करने के लिए आप लोगों को BSc के बाद मास्टर डिग्री करना पड़ेगा। उसके बाद एक एग्ज़ाम निकलता है SSB, सो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोग लेक्चर बन सकते हैं। अगर हायर एजुकेशन करना है तो भी आप MSc के बाद PhD कीजिए, उसके बाद भी एंट्रेंस निकलता है और SSB आप लोग अप्लाई करके लेक्चरर बन सकते हैं। MSc के बाद भी आप लोग B.Ed कर सकते हैं, जैसे BSc के बाद MSc करेंगे, उसके बाद B.Ed करेंगे, तब भी आप टीचर बन सकते हैं। उसके में आप लोग PGT के लिए एलिजिबल हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर के लिए।
ओके। इसके अलावा आप एमएससी के बाद एमफिल और पीएचडी भी कर सकते हैं। इसके बाद अलावा आप लोग गेट एग्ज़ाम भी अप्लाई कर सकते हैं। गेट क्वालिफाई करने के बाद आप इस सब में रिक्रूट हो सकते हैं, जैसे गेल हो गया मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ओके, एनटीपीसी मीन्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऐसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस सब में। और गेट के थ्रू भी आप लोग पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं। अभी तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि बीएससी करने के बाद भी आप लोगों के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ रहता है। इनफैक्ट अभी के टाइम में हम लोग बात करें तो बीएससी ज़्यादा फायदेमंद होता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड आप लोगों का एम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।